सभी विद्यार्थियों का स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में। आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो अब तक सभी बच्चों ने देख लिया है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया को और आसानी से समझने के लिए समीकरण के रूप में लिखा जाता है। समीकरण के रूप में लिखने में हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे अभिकारक लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड हम उत्पाद लिखते हैं। तो जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमेशा अभिकारक से उत्पाद बनते हैं। इसका अर्थ क्या है कि अभिकारकों के बीच में जो आबंध हैं, किसी एक यौगिक के बीच में जो आबंध हैं अभिकारक में, वो टूटेंगे और नए आबंध बनेंगे, तब हमारे पास उत्पाद बनेगा। यही होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। अब जो सबसे पहला प्रकार है ये है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि संयोग होना, मिलना, मतलब जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाएंगे तब हम कहेंगे कि इस प्रकार की अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण देखते हैं। आपके चित्र 1.3 में दिखाया हुआ है। क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को घोल लिया जल के अंदर, तो वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में ऊष्मा उत्पन्न हुई। जब हम बीकर को हाथ लगाएंगे तो बीकर का तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ हमें महसूस होगा। तो इससे हमें पता लगता है कि इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो अभिकारक मिश्रण के तापमान बढ़ने से हमें पता लगता है इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो अभी हमने इस अभिक्रिया में देखा जब बिना बुझा हुआ चूना, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड है, वो जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभिकारक हैं दो, एक है कैल्शियम ऑक्साइड और एक है जल। जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई तो बुझा हुआ चूना बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो है एकल उत्पाद। इसका मतलब क्या है, दो अभिकारकों ने मिलकर केवल एक उत्पाद दिया। इसी कारण से इस अभिक्रिया को हमने संयोजन अभिक्रिया में रखा है। अब यहाँ पे सभी बच्चों को एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बुझा हुआ और बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होगा? बुझा हुआ चूना वो होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन है, और बिना बुझा हुआ चूना वो होगा जिसके अंदर केवल ऑक्सीजन है। ऐसे याद कर लेंगे तो याद रह जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगर हम देखें, जो ये बुझा हुआ चूना यहाँ बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल सफ़ेदी के रूप में दीवारों को पोतने के लिए भी किया जाता है। जब इस सफ़ेदी से दीवारों को पोता जाता है तो जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ यह सफ़ेदी अभिक्रिया कर लेती है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है और जल का उत्पादन होता है साथ में। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो थोड़े दिन बाद चमक जो नज़र आती है वो इसी के कारण आती है। मज़े की बात यह है कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट हमने सफ़ेदी वाली अभिक्रिया में पढ़ा है, यही है संगमरमर या मार्बल का रासायनिक सूत्र भी। अब इसके अलावा कुछ और संयोजन अभिक्रियाओं के हम उदाहरण कर सकते हैं। हमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद बनाएंगे तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया में रखेंगे। अब जैसे ये वाला उदाहरण है, कोयले का दहन, कोयला कार्बन से बना हुआ है तो फिर कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो हो गए दो अभिकारक, और कार्बन डाइऑक्साइड एकल उत्पाद। तो फिर ये भी उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। ऐसे ही अगर हम देखें जल के निर्माण की अभिक्रिया, जल हम सभी को पता है H2O है
और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। तो फिर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से बन रहा है एकल उत्पाद H2O। तो ये हमने कुछ उदाहरण कर लिए संयोजन अभिक्रिया के। अब हमने ऊपर देखा, अब जब हम कोयले के दहन की भी बात कर रहे हैं तो कोयले का दहन जब होगा तब भी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऐसा ही है। हमने सबसे पहली अभिक्रिया देखी, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने जल के अंदर घोल लिया तब भी ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। अब लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कोई ज़रूरी नहीं है संयोजन अभिक्रिया ही होगी। इसका मतलब क्या है, और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हो सकती हैं जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकल उत्पाद ही बने। अब जैसे हम प्राकृतिक गैस का दहन देखते हैं, प्राकृतिक गैस है मीथेन CH4। जब उसका दहन होता है, दहन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अब यहाँ पे हम देखें तो 2 या 2 से अधिक उत्पाद हैं। इसका मतलब ये है कि ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, परंतु इसमें ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो यह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब ऐसे ही श्वसन मतलब सांस लेना, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी, कि जो हम खाना खाते हैं, हम खाना किस लिए खा रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है। आगे फिर वही ऊर्जा वाली बात कि जो ये ऊर्जा है हमें खाने से प्राप्त हो रही है। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो पाचित हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर के अंदर संचित हो जाता है। और जो वो ग्लूकोज है ऑक्सीजन, अब ये भी एक प्रकार का दहन ही समझें कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है और साथ में ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। ये ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब क्या है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसके बाद आ गया शाक सब्जियों का विघटन होना या कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। हमने छोटी क्लासेस में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम कंपोस्ट को कुछ दिन रहने देते हैं तो उसमें से हमें गर्माहट महसूस होती है। तो वो गर्माहट हमें महसूस हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। इसके बाद हम आ गए वियोजन अभिक्रिया। अब एक चीज़ सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, संयोजन और वियोजन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। वियोजन मतलब जब एकल अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना देगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, यह वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब इसमें जो हम पहला उदाहरण देखेंगे वो है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हमने केवल गर्म किया। जब हमने उसे गर्म किया तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 और SO3 3 उत्पाद बने। तो जब भी एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना देगा तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और ऐसी अभिक्रिया का उपयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। जो हमने सफ़ेदे वाले उदाहरण में कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा कि उसके कारण चमक आती है, जब उस कैल्शियम कार्बोनेट को, ज़रूरी नहीं है कि हमें दीवार पे से उतारना है, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत और चीज़ों में भी है, मतलब जैसे हमने संगमरमर की बात की, तो जब उसको गर्म किया जाएगा तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब ये देखो कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है एकल अभिकारक है, उसने टूट के 2 उत्पाद बना दिए। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो एकल अभिकारक है जब वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो हम इसको किस में रखेंगे, हम इसको वियोजन अभिक्रिया में रखेंगे। वियोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण करते हैं। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, 3 उत्पाद बनते हैं। तो यहाँ भी हमने देखा कि जो एकल अभिकारक है वो टूटकर 3 उत्पाद बना रहा है यहाँ पे। तो यह भी वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया का हम उदाहरण सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड का भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है सिल्वर क्लोराइड के ऊपर, तो यह सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है, क्लोरीन गैस निर्मुक्त हो जाती है और जो सिल्वर है वो काले धब्बे छोड़ देता है। और इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है। बच्चों, तो फिर आज का लेक्चर हमारा इसके ऊपर था कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब इसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो एकल अभिकारक अगर टूट कर 2 या 2 से अधिक बना रहा है तो वो वियोजन अभिक्रिया होती है, और जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं तो वो संयोजन होती है। तो यहाँ से हर एक बच्चा बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ को समझ सकता है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यह प्रश्न करने में किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के किस प्रकार विपरीत है। और यहाँ पे एक दूसरी चीज़ आई है, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी 2 शब्द आए थे। ऊष्माक्षेपी हमने पढ़ लिया था, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, मतलब जो अभिक्रिया मिश्रण है हमारा, जब उसका तापमान बढ़ जाता है तब हम कहते हैं कि वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आबंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की बहुत अधिक खपत हो जाती है या फिर ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है, और ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का तापमान कम हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला लेक्चर आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।